हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल इम्पोर्टेंट हैं, जो कि ये कंप्लीट साइंस की सीरीज चल रही है। आज डे 5 है। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के कुछ नए क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि पतली फिल्म के रंग किस कारण होते हैं। पतली फिल्म यानी थिन फिल्म का मतलब क्या है। इनमें से जो आपको प्रोसेस दी हुई है, पहला है प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्सन, दूसरा है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, और तीसरा है ध्रुवण यानी पोलराइजेशन, और चौथा है व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा जब भी ये घटना होती है, तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो जो थिन फिल्म होती है वो किसके कारण होती है, पहली चीज़ तो आपको आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रकाश का व्यतिकरण, यानी क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, प्रकाश का जब जैसे जल की सतह पर जैसे केरोसिन ऑयल आप डाल देते तो सूर्य के प्रकाश की जो रंगीन दिखाई देता है प्रकाश का व्यतिकरण के, क्योंकि आपको वो पतली सी लेयर दिखती है ना। कोई भी इमेज अगर बहुत आपको लाइट दिख रही हो, जैसे आपको बताया मैंने एग्जांपल, अगर केरोसिन ऑयल डाल देते हैं तो वो चमकता हुआ दिखता है, आपको क्लियर पूरा नहीं होता जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है ना। तो ये किसका उदाहरण है, इंटरफेरेंस का ही है। ठीक है, अगर केरोसिन ऑयल जल पे डाल दिया जाता है तो जो इमेज आपको दिखती है सनलाइट पड़ने पर जो उसका कलर दिखता है, जैसे आपको पता है जब ऑयल डाल देते हैं पानी में तो जब भी लाइट उस पर पड़ती है तो बहुत सारे कलर में दिखती है, तो उसका रीज़न क्या है, इंटरफेरेंस ही है। ठीक है, जैसे साबुन के बुलबुले कलर दिखाई देते हैं तो वो भी किसका उदाहरण है, इंटरफेरेंस का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व निम्नलिखित होती है, यानी यह कि हवा जो है माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण जो सस्पेटिविटी होती है वो निम्न में से कौन सी होगी। या धनात्मक होती है जो उसकी सस्पेक्टिबिलिटी होती है, या फिर ऋणात्मक होती है, या फिर 0 होती है, या फिर 1 होती है। क्या होगा आंसर वो बताना है। तो सेप्टिबिलिटी पढ़ते हैं इसको नॉर्मली। तो इनमें से क्या होगा आंसर आपको बताना है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि 0 होगा कि 1 होगा। तो हवा माध्यम में जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है यानी कि जो हम सेप्टिबिलिटी का मान्य हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी, यानी वैल्यू क्या होती है, 0। अब ये आपको पता चलना चाहिए कि है ना, सब सेप्टिबिलिटी होती क्या है। सेप्टिबिलिटी क्या होती है, जैसे कोई भी पदार्थ जिसकी चुंबकीय तीव्रता यानी कि जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी जो उसकी चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय बल की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, उनका रेशो ही क्या कहलाता है, सेप्टिबिलिटी। और इसका जो हम कैसे डिनोट करते हैं, यानी क्या आ जाता है, आई अपॉन में एच। आई क्या होगा, इंटेंसिटी किसकी, यानी किसी मैग्नेट की बात कर रहे हैं, मैग्नेट की जो इंटेंसिटी होगी उसकी जो तीव्रता होगी, और एच क्या होगा, उनका फोर्स, जो चुंबकीय बल होगा वो क्या होगा, फोर्स। तो यहाँ पे एच क्या होगा आपका, चुंबकीय बल हो जाएगा यानी मैग्नेटिक फोर्स। एच क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल, और आई जो होगा वो आपका क्या होगा, चुंबकीय तीव्रता। इनकी यूनिट भी आपसे पूछी जाती है, इनकी क्या पूछी जाती है, यूनिट। तो आपको यूनिट भी याद रखना है, यूनिट क्या होती है। जब आई की बात करते हैं यानी चुंबकीय तीव्रता की, इसकी क्या होती है, चुंबकीय तीव्रता की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और चुंबकीय बल की क्या होती है, चुंबकीय बल की होती है एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, एम्पियर टर्न पर मीटर। तो ये क्या होती है, सेप्टिबिलिटी। सेप्टिबिलिटी को कैसे सिंबल में किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है आई अपन एच, जहाँ पे आई आपका चुंबकीय वो इंटेंसिटी यानी तीव्रता, और एच क्या होता है, चुंबकीय बल। इन दोनों को रेशियो को ही सेप्टिबिलिटी कहा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, जैसे किसी चुंबक के एक यूनिट अगर एरिया लें तो उसकी जो शक्ति होगी, यानी जो करंट अगर किसी चुंबक के अंदर फ्लो करते हो तो जो उसमें करंट धारा का प्रवाह होता है कितनी तीव्रता से हो रहा है, वही क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता होता है। चुंबकीय तीव्रता का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एम अपॉन ए, जहाँ पे एम क्या होगा आपका, ध्रुव होगा यानी पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको पता है चुंबक की बात करते हैं तो 2 पोल आते हैं, एक साउथ आता है नॉर्थ, जहाँ से मैग्नेटिविटी डिफाइन किया गया है कि इसकी जो मैग्नेटिक लाइन्स है हमेशा नॉर्थ टू साउथ या साउथ से नॉर्थ जाती हैं। और ए क्या है, एरिया, किसी भी एरिया के अंदर की बात कर रहे हैं, जितना उसका पोल स्ट्रेंथ होगी
वो वेबर में लेते हैं, वही आपकी क्या हो जाएगी, चुंबकीय तीव्रता। और इसीलिए इसकी यूनिट क्या बनती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज इसकी क्या होती है, वेबर होती है, वेबर में लेते हैं किसको, ध्रुव सामर्थ्य यानी पोल स्ट्रेंथ को। और ए क्या होगा आपका, एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, इसीलिए आपको अगर ये फॉर्मूला भी याद है तो भी आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हमेशा मान क्या होता है, बराबर होता है। और आपको पता है ये जो सेप्टिबिलिटी होती है डायमेंशन लेस राशि है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता है, डायमेंशन लेस राशि है। कौन, चुंबकीय प्रवृत्ति, किसकी, सेप्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका कैसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला I/H ने बता दिया आपको अच्छे से। अगर आपने वीडियो बार बार देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की माप, यानी बल की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फोर्स क्या होता है और फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर फोर्स की SI यूनिट। फोर्स होता क्या है, यानी कोई भी, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेस करेंगे कितनी दूरी पर, कितने फोर्स से, वही आपका क्या कहलाता है, बल कहलाता है, यानी फोर्स। तो बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है, वर्क पे, आप कितना वर्क करते हैं उसका मान। तो वैसे सेकंड वाले नियम से क्या निकलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन किस रूल से है, आपको तभी ये पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला ये किस नियम में दिया गया है, मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन के कौन से नियम में दिया गया है, न्यूटन के दूसरे नियम में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको, जब न्यूटन के नियम का भी 1-2 क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो मैंने उसमें भी आपको ये चीज़ बताई है, पूछा जाता है एग्जाम में कि बल की परिभाषा किस नियम में है, तो बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे नियम में है। या फिर बात करें संवेग के कंजर्वेशन की, तो वो तीसरे नियम में आता है। संवेग का जो कंजर्वेशन होता है, जैसे रॉकेट वगैरह का जो संरक्षण किया जाता है, वो तीसरे नियम में। बल्कि SI यूनिट मैंने आपको बता दी क्या होती है, न्यूटन होती है। और इसको किस में दिया गया है, दूसरे नियम में। गति का दूसरा नियम होता क्या है, F/ma, जहाँ पर ये m क्या होता है आपका मास यानी कि द्रव्यमान, और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। थर्ड नियम क्या होता है बता दिया। और बल एक कैसी क्वांटिटी है, बल याद रखना, बल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, वेक्टर है, यानी ये कैसी राशि है, सदिश। सदिश राशि क्या होती है, ऐसी राशि है जिनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों दी हो, वो कौन सी राशि होती है, वेक्टर राशि होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और बल का SI मात्रक सीजीएस पद्धति में मैंने ये भी बताया था, भी बल की सेकंड में, इसके पहले वाला शायद आई होप वीडियो होगा, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको पता होगा, डाइन होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 न्यूटन की जो वैल्यू होती है 10⁵ डाइन होती है। और अगर आप यहाँ से एक डाइन की वैल्यू निकालेंगे तो 10⁻⁻5 आ जाएगी। और तीसरी चीज़ क्या आता है, इसका डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला mLT-2, जो कि आप यहीं से निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन LT-2 होता है, और m से क्या आ जाएगा, मास। और हमेशा जो है डायमेंशन फार्मूला बनता है 3 चीज़ों को लेकर बनता है, mL/nt, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सबसे पहला। अब आपसे ये नहीं पूछा है, अंतरिक्ष में जाने वाला पूछा है, और पहला वो कहीं का भी हो, है ना। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय नहीं पूछा है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव। तो पहले मानव कौन थे, यूरी गागरिन थे, जो कहाँ के थे, रशिया के थे, है ना। USSR पहले यही नाम दिया जाता था, जो कि रशिया में आता है, रशिया को ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम सैक्सिनेट के विद्युत अपघटन यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तब प्राप्त होता है क्या, C2H6, C2H2, C2H4, C3H6। व्हाट इज़ योर आंसर। तो जब भी हम विद्युत अपघटन की बात करते हैं सोडियम सैक्सिनेट पदार्थ के साथ, तो इसका आंसर होगा C2H6। क्या होगा, C2H6। इसको क्या बोला जाता है, इथेन। क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम सुना होगा आपने, इनने क्या बताया था, जल्दी से आपको आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या बताया था, तो पहली बार इन्हें क्या बताया था, क्या किया था, हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पहली बार किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था।
ठीक है, किसका नाम आएगा? हार्ड ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था, हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा पहली बार संपन्न किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय परिवर्तन निम्न में से है? शून्य कोटि क्रियाएं, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। ये कोटि क्या होती है वो पढ़ेंगे अभी। पहले आप मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो सभी रेडियो सक्रिय परिवर्तन होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? प्रथम कोटि की क्रियाओं में। तो आपका आंसर यहाँ पर पहली चीज़ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी प्रथम कोटि क्रियाएं, ये आपका आंसर होगा। सबसे पहले रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने। रेडियो सक्रियता इसकी खोज किसने की थी? ये मैं आपको बता दी हूँ, हेनरी बैक्वेरेल। किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने। कब की थी? 1896 में। तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। दो क्वेश्चन बन गए, या तो उनका नाम पूछेंगे या तो ईयर पूछेंगे। फिर रेडियो सक्रिय तत्व में 3 किरणें निकलती हैं। कौन कौन सी रेज निकलती हैं? 3 निकलती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये रेज निकलती हैं किसको? रेडियो सक्रिय तत्व से, जिसमें से अल्फ़ा किरणें क्या होती हैं? इनका वास्तविक द्रव्यमान होता है 6.64 × 10⁻। जो अल्फ़ा होता है इसका द्रव्यमान क्या होता है? यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल में बता देती हूँ। इसका जो मास होता है 6.64 × 10⁻24 किस में होता है? ग्राम में। बीटा का कितना होता है? ये हमेशा जो बीटा होता है ये -1 यूनिट पर के आवेश पर रहता है। हमेशा किस पे रहता है बीटा? -1 की यूनिट पर। और इसमें द्रव्यमान का लगभग इलेक्ट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है इसका द्रव्यमान। गामा रेस क्या होती हैं? गामा रेस क्या होती हैं? ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। और ये कैसी होती हैं? चार्जलेस होती हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसी होती हैं? चार्जलेस होती हैं, यानी इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जैसे न्यूट्रॉन। और ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को बीटा कणों से काफ़ी कम प्रभावित करती हैं। कौन सी? गामा रेस। और क्या गामा जो किरण होती है उनके गुण एक्सरे के समान होता है। इसका गुण किसके समान होता है? जो एक्सरे होती है उसके समान होता है। किसका? गामा रेस का। और क्या गामा रेस क्या होती हैं? अल्फ़ा बीटा कणों से अधिक होती है। जो इनकी वैधन शक्ति होती है वो अल्फ़ा और बीटा से ज़्यादा होती है, बस इतना याद रखना है। और बीटा के लिए और क्या याद रख सकते हैं कि इनकी स्पीड 1.6 × 10⁻10 और सेंटीमीटर पर सेकेंड में होती है। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको याद नहीं होगा, बस थोड़ा सा याद रखना जितनी जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपसे पूछें जो पेनिट्रेशन पावर होती है, यानी भेदन शक्ति सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा किरणों की। अल्फ़ा बीटा के कंपैरिजन में गामा की ज़्यादा होती है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने की। कब? 1896 में। ये आपको लिख दिया है। तो आपको याद रखना है रेडियो सक्रिय तत्व का परिवर्तन किस में होता है? प्रथम कोटि की क्रियाओं में होता है। नेक्स्ट, ध्रुवण, यानी ध्रुवण को क्या बोलते हैं? ध्रुवण को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। अभी मैंने पोलराइजेशन वर्ड लिखा था लेकिन उसका मतलब वहाँ पर आपको नहीं पता चला था। तो ये किस क्रिया का अभिलक्षण है? प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, पानी तरंग, ऊष्मा तरंग। व्हाट इज़ योर आंसर? जल्दी बताना है आपको, आंसर क्या होगा। तो जो ध्रुवण होता है यह प्रकाश तरंग का अभिलक्षण है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये किस में होती है? प्रकाश तरंग में होती है। किस में होती है? प्रकाश तरंग में। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? प्रकाश तरंग। किसके लिए जब भी पूछेंगे पोलराइजेशन के बारे में तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश तरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता किसकी इकाई है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडेला। ठीक है। अब आपको पता चलना चाहिए कि ल्यूमेन किसकी इकाई होती है। तो ल्यूमेन किसकी इकाई होती है? ज्योति फ्लक्स की। किसकी होती है? ज्योति फ्लक्स की होती है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ एक स्थायी चुंबक है? ब्रास, कॉपर, सॉफ्ट आयरन या फिर स्टील। इनमें से कौन सा एक स्थायी चुंबक है ये आपको बताना है। तो कौन सा पदार्थ है एक स्थायी चुंबक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का होता है और कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का। दोनों में ज्योति नाम आता है, इंग्लिश में दोनों में ल्यूमिनस आएगा। ठीक है।
कौन सा पदार्थ एक स्थायी चुंबक है इनमें से? परमानेंट मैग्नेट। तो किस में बनाई जाती परमानेंट मैग्नेट? तो आपका आंसर क्या होगा? स्टील। आपका आंसर क्या होगा? स्टील। परमानेंट क्या होता है? जो बहुत कठिन पदार्थ, जैसे इस्पात हो गया, इस्पात बोलते हैं हिंदी में स्टील को, कठिनता से चुंबक बनाता है और ये बहुत हार्ड तरीके से क्या होता है, इसका चुंबक भी समाप्त होता है, यानी इजीली आप इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, इजीली बना भी नहीं सकते, दोनों में। जैसे उदाहरण के लिए क्या होता है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लाउड स्पीकर। क्या? लाउड स्पीकर। दूसरी चीज़ गैल्वेनोमीटर ले लो, है ना, गैल्वेनोमीटर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। गैल्वेनोमीटर और लाउड स्पीकर ये किसके बने होते हैं? स्टील के, यानी स्थायी चुंबक के बने होते हैं, स्थायी इस्पात के बने होते हैं। कौन? गैल्वेनोमीटर एंड लाउड स्पीकर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।